आज हम कुछ हाई पावर ब्रेकर्स यानी कि एसीबी, वीसीबी, ओसीबी, एबीसीबी और एचएफ6 इन सब के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो काबिल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना ऐसी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। अब ये सभी ब्रेकर्स हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले ब्रेकर्स नहीं है, ये हाई पावर ब्रेकर्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज वगैरह में या फिर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में किया जाता है। अब इन सभी ब्रेकर्स का एक ही काम है, ये हमें ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से और अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन देते हैं। अब कुछ देर के लिए इन सभी ब्रेकर्स को भूल जाओ, बस जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसे ध्यान से समझो। एक सर्किट में तीन चीजें होती है। पहली चीज है सप्लाई, दूसरी चीज है लोड और तीसरी चीज है स्विच। सप्लाई जो पावर दे रहा है, लोड जो पावर को कंज्यूम कर रहा है और स्विच जो कि पावर को कंट्रोल कर रहा है। मतलब इसको ऑन करेंगे तो इसमें पावर जाने लगेगा और अगर ऑफ कर देंगे तो पावर कट हो जाएगा। अब लो पावर के सर्किट के साथ काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज है 220 वोल्ट और करंट है 10 एम्पियर। जब भी आप इस स्विच को ऑफ कर दोगे ये मोटर ऑफ हो जाएगी। प्रॉब्लम तब होती है जब हम हाई वोल्टेज और हाई करंट के सर्किट के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज है 33,000 वोल्ट और करंट है 1000 एम्पियर। एक हाई पावर के सर्किट को ऑफ करना इतना आसान नहीं होता है। आप इसे सिंपल किसी स्विच का इस्तेमाल करके ऑफ नहीं कर सकते। आखिर एक स्विच में होता क्या है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। जब भी आपको सर्किट को ऑफ करना होता है आप मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर खींच लेते हो और हमारा सर्किट ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी स्विच का इस्तेमाल करके हाई पावर के सर्किट को ऑफ करना चाहते हो तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी सर्किट में अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज और हाई करंट होता है तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसको कोई भी रोके। आप जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे उसके बावजूद जो करंट है वो सर्किट में फ्लो होता रहेगा। लेकिन जब मेटल के दोनों कॉन्टैक्ट्स ही अलग हो चुके हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी? वो फ्लो होगी एयर के थ्रू। जो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज और हाई करंट है ये एयर को आयोनाइज कर जाएगा। अब हवा हर जगह होती है, जहाँ पे भी आपका ये स्विच होगा वहाँ पे भी हवा ज़रूर होगी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हवा के थ्रू फ्लो करना शुरू कर जाएगी। अब वो कैसे? हमें मालूम है कि हवा भी छोटे छोटे कणों से बनी है, मतलब हवा में भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज है ये हवा के कणों को ही आयोनाइज कर देगा। मतलब कि जो हवा के कण हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे जो है एक लो रेजिस्टेंस का पाथ बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि स्विच के दोनों कॉन्टैक्ट्स दूर तो हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद हाई वोल्टेज की वजह से जो पावर है इधर से उधर ट्रांसफर होगा एक नीली रोशनी की वजह से। यहाँ पे मतलब इन दोनों के बीच में एक नीली रोशनी चमकनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने गैस के लाइटर में भी देखा होगा, जब भी आप उसे पीछे से दबाते हो तो उसके अंदर एक नीली रोशनी चमकती है, वो एक इलेक्ट्रिक आर्क ही होता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो हाई वोल्टेज की वजह से बनता है और पावर को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है। और तो और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब हवा का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वैसे अगर आप दो तारों को इतनी दूर लाओगे तो उनमें पावर ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर उनके बीच में आर्क उत्पन्न हो गया, अगर उनके बीच में वोल्टेज ज़्यादा हाई है तो उनके बीच में आर्क बनेगा और वो जो आर्क का रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अब ये जो आर्क होता है ये बहुत बड़ा सरदर्द है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जो कि किसी भी मेटल को पिघला के वेल्ड कर सकता है। इसी वजह से इस आर्क को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब इस आर्क को हैंडल करने को कहा जाता है आर्क क्विंचिंग। तो सिंपली इन सभी सर्किट्स का काम तो एक ही है, ये हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ लीकेज से बचाते हैं। लेकिन इन सभी का आर्क क्विंचिंग करने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले आते हैं एसीबी पे। इसका इस्तेमाल थोड़ा लोअर वोल्टेज के लिए किया जाता है, मतलब लगभग 690 वोल्ट या फिर 1000 वोल्ट तक के लिए। इसमें सिंपली क्या होता है, जो दोनों कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको हम हवा के अंदर ही अलग कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लो है इसी वजह से यहाँ पे जो आर्क की क्विंचिंग है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। मतलब जो आर्क है जल्दी गायब हो जाता है। अब आते हैं वीसीबी पे, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है, जो दोनों कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन्हें वैक्यूम के अंदर अलग किया जाता है। अब आर्क बनने की मेन वजह होती है हवा के अंदर मौजूद कण। तो अगर हम हवा को ही निकाल देंगे तो यहाँ पे आर्क जो है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन क्योंकि परफेक्ट वैक्यूम बनाना मुमकिन नहीं है, मतलब कि आप कितनी भी कोशिश कर लो आप एक चैम्बर में से पूरी की पूरी हवा नहीं निकाल सकते, उसमें कुछ ना कुछ हवा बाकी रह ही जाएगी। तो ठीक ऐसा ही इसमें भी होता है, इसके चैम्बर में भी थोड़ी बहुत हवा बाकी रह जाती है जिसकी वजह से इसमें आर्क बनने लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम बहुत ज़्यादा होता है इसी वजह से जो आर्क है बहुत जल्दी गायब हो जाता है। मतलब एसी जैसे यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जीरो पे पहुंचेगा तुरंत जो आर्क है वो गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एसी का वोल्टेज लो हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। जो वैक्यूम होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हवा के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। अब ये क्या होता है, तो खुद को आयोनाइज ना होने देने की टेंडेंसी कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब जो हाई वोल्टेज होता है वो किसी भी बैड कंडक्टर के पार्टिकल्स को आयोनाइज करके उसके अंदर से पास हो सकता है इलेक्ट्रिक आर्क बना के। तो जिस चीज़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा उस वोल्टेज का अपोज कर पाएगा। इसका इस्तेमाल लो से लेकर मीडियम वोल्टेज तक किया जाता है, मतलब 690 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट तक। अब आते हैं ओसीबी पे, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जो दोनों कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन्हें तेल के अंदर अलग किया जाता है। और तेल कौन सा? ट्रांसफॉर्मर ऑयल, क्योंकि उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल मीडियम से हाई वोल्टेज तक के लिए किया जाता है। अब आते हैं एबीसीबी पे, यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अब इसके अंदर और इसके अंदर काफ़ी अंतर है क्योंकि इसके अंदर हम सीधा हवा के अंदर कॉन्टैक्ट्स को अलग कर देते हैं, जबकि इसके अंदर हम एयर को ब्लास्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक चैम्बर के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा हवा को दबा के भर दिया जाता है, यानी कि उसे प्रेशराइज कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही ब्रेकर को ऑफ किया जाता है, मतलब उसके कॉन्टैक्ट्स को दूर किया जाता है, तो वहाँ पे आर्क बनने लगता है। तो तुरंत उस गुब्बारे का मुंह इस आर्क की तरफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से तेज स्पीड से निकलती हुई हवा उस आर्क को बुझा देती है, वैसे ही जैसे कि हम मोमबत्ती बुझा देते हैं।
अब इसका इस्तेमाल भी मीडियम से हाई वोल्टेज तक के लिए किया जाता था। मतलब कि अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। अब भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो पुराने सब स्टेशन हैं उनमें। अब इसकी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, यानी कि SF6 का। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पे पहले हाई प्रेशर की एयर भर के रखी जाती थी किसी चैम्बर में, अब उसकी जगह पे ये गैस भर के रखी जाती है और इसको आर्क पे छोड़ दिया जाता है। इस गैस की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हवा से बहुत अच्छी होती है। मतलब कि बहुत जल्दी आर्क को गायब कर देती है, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं जिनकी वजह से आर्क बनता है ये उनको सोख लेती है, और ताकि यहाँ पे आर्क बनी ना पाए। अब ये गैस थोड़ी महंगी होती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आर्क पे इस गैस को छोड़ा और उसे फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। उस गैस को वापस कैद किया जाता है, वापस उस सिलेंडर में भरा जाता है, उसके बाद वापस से आर्क पे छोड़ दिया जाता है। इन दोनों ब्रेकर्स का इस्तेमाल भी हाई वोल्टेज के लिए होता है। तो कुल मिला के इन सभी ब्रेकर्स का काम एक ही है, फॉल्ट की कंडीशन में सप्लाई को ऑफ कर देना, या फिर इन्हें हम खुद मैनुअल भी ऑफ कर सकते हैं, मतलब जब भी हमें बिजली काटनी हो। लेकिन इन सभी का हाई वोल्टेज आर्क को क्विंच करने का तरीका, उसको खाने का तरीका, उसको कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग है। अब अगर आपको इन सभी ब्रेकर्स की वर्किंग डिटेल में जाननी है, मतलब कौन सा कैसे काम करता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से इन ब्रेकर्स के बारे में इतना जानना काफी है। बाकी और क्या ही जानोगे इनके बारे में, फिर भी अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो।